हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन आईपीसी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था आईपीसी कब से लागू हुई है, जो कि हाँ, ये 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी को मंजूरी दी गई थी और 1 जनवरी 1862 से आईपीसी जो है लागू हुई थी। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था कि आईपीसी में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं। 23 चैप्टर हैं, 511 धाराएं हैं, जिन्हें इंग्लिश में सेक्शन भी कहते हैं। पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ये जो है आपको याद आ गया होगा। ये हमने सारा कुछ पढ़ा था। एक बार मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहा था कि आपको वो चीज़ें याद आ जाएं। ये हमने पूरा 1 से लेकर के 23 तक पूरा ये हमने पढ़ा था कि 23 चैप्टर तक कितनी धाराएं और कौन से चैप्टर में कौन कौन सी धाराएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो उसके बाद में आज का है हमारा चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेक्शन 1 to 5। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर आज आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर 1 में जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है और ये जो है सेक्शन 1 to 5 है। और सेक्शन 1 जो है कह सकते हैं धारा 1 जो है वो कहती है संहिता का नाम व उसके प्रवर्तन का विस्तार। कहने का मतलब ये है कि धारा 1 जो है वो बताती है कि संहिता का नाम क्या होगा, जो कि आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड 1860, और उसके प्रवर्तन का विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा। ये जो है सेक्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी उसका नाम होगा, प्रवर्तन जो होगा वो होल इंडिया एक्सेप्ट J&K। ठीक है ना, मतलब पूरे भारत में होगा सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन 5 अगस्त 2019 को, जो कि मैंने पहले बताया, 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल पेश किया गया, जो कि 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, ठीक है, 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है इस बिल को। J&K पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है आईपीसी लागू हो जाती है। अभी आईपीसी जो है संपूर्ण भारत में लागू है। तो फ्रेंड्स, अब हमें जो है इस तरह का हर उस चीज़ में आप देखते थे पहले कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, वो चीज़ अब नहीं बोलना है हमें। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू है, जो कि भारत के किसी और राज्य के नागरिक पर आईपीसी जिस तरह से लागू होती है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक पर भी आईपीसी लागू होगी। ये जो है इफेक्ट में आया है 31 अक्टूबर 2019 से। अच्छा, संपूर्ण भारत से मतलब क्या होता है, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। संपूर्ण भारत से मतलब होता है स्थल क्षेत्रफल, मतलब जो ज़मीन वाला क्षेत्रफल है वो, और जल क्षेत्र मतलब जो समुद्री एरिया है वो भी, जो भारत की सीमा के अंदर जो समुद्री एरिया है वो भी जो है संपूर्ण भारत के अंदर आता है। और स्काई ओवर इंडिया मतलब इंडिया के ऊपर का जितना आसमान है वो भी जो है भारत के अंदर आता है। इससे आगे आ जाता है हमारा सेक्शन 2, जो कि कहता है भारत के अंदर किए गए अपराधों के दंड के बारे में बताता है। हर भारतीय नागरिक कोई भी अपराध करता है वह आईपीसी 1860 के अंतर्गत दंडनीय होगा। भारत के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति अगर कोई जो है क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो वो जो है 1860 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा। विदेशी नागरिक भारत में अपराध करता है तो ये उस पर भी लागू होगी। इसमें कुछ छूट दी गई है, एक्सेप्शन है कि जो दूतावास के अधिकारी, जो एम्बेसी होती है, फॉरेन एम्बेसी, उसके जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनको इसमें छूट दी गई है, उन पर ये लागू नहीं होती है। ठीक है, इसका एक केस है मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य 1957 का, सुप्रीम कोर्ट का।
इसमें लोकलिटी ऑफ जुरिडिक्शन के आधार पर माना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मांगना था कि ये जो है कोई विदेशी नागरिक है, वो भारत में ये जो है अपराध हुआ है तो उसके आधार पर आईपीसी उस पर भी लागू होगी। ठीक है जी। तो इसको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स में कि अभी जो है फ़िलहाल यूपीएसआई का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें मूल विधि भी एक अहम रोल रखती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने तैयार किए हैं नोट्स, ये वैसे तो अगर आईपीसी आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में इतनी मुश्किल होगी कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। आप सोचेंगे मैं इंग्लिश में पढूं या हिंदी में पढूं, अगर हिंदी में पढ़ रहा हूं तो इतनी टफ़ लैंग्वेज उसमें दी गई है कि आप समझना उसको, आपके लिए समझना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि यूपी का एग्ज़ाम है तो वो हिंदी में ही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए हिंदी में इसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये जो है इसकी स्टडी की पहले बहुत बेहतर तरीके से, उसके बाद में मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। और अभी मैं ये चीज़ें मूल विधि की क्लास ऑफलाइन में ले रहा हूँ, अभी ऑनलाइन में तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये मैंने वीडियो उसी लिए तैयार किया है कि जो बच्चे जो कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है उस स्थिति को देखते हुए बाहर कोचिंग लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंगें बंद ही चल रही हैं आजकल। ठीक है, तो उस हिसाब से एक ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और अगर ये जो वीडियो हैं आपकी अगर एग्ज़ाम में कुछ हेल्प कर पाती हैं तो इससे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की। तो खैर वो ठीक है, अब किसी को पसंद आएंगी, किसी को पसंद ना भी आएंगी, लेकिन अगर जिस किसी को भी पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उससे आगे हम देख लेते हैं। चलिए, ये आता है सेक्शन 3। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कोई भारतीय नागरिक जो भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी है, भारत से बाहर जाकर एक ऐसा कृत्य करता है जिसे भारत में अपराध कहा जाता है परंतु विदेश में नहीं, तब भी उसको अपराधी माना जाएगा और भारतीय कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, भारत में ही। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति कहीं बाहर जा कर के कोई क्राइम कर देता है जो कि विदेश में वो क्राइम नहीं है, तो तब भी उसको जो है क्रिमिनल माना जाएगा और उसको वही सज़ा दी जाएगी जो भारत में उसके लिए उस जो एक्ट जो उसने किया है, जो क्राइम उसने किया है, उस क्राइम के लिए जो भारत में उसे सज़ा मिलती, वही सज़ा उसको जो है मिलेगी आईपीसी के थ्रू भारत में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है एडल्ट्री जारकर्म का, एक एग्जांपल दिया है सेक्शन 497 में, जो कि भारत में जो एडल्ट्री जो है भारत में अपराध है और विदेश में एडल्ट्री जो है अपराध नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के इस अपराध को करता है, एडल्ट्री करता है, तो उसको उस पर आईपीसी लागू होगी और उसे भारत में ला कर के उस पर जो है मुकदमा चलेगा। हालांकि अभी जो है 27 सितंबर 2017 से 5 जजों की पीठ थी, उसने कहा था कि 497 अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका है, उसमें जो है कहा गया है कि अब जो है 497 जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा है, ये एक सिविल ऑफेंस है। तो इसके आधार पर आप डाइवोर्स वगैरह ले सकते हैं। अब पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था लेकिन अभी ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसको सिविल ऑफेंस में जो है तब्दील कर दिया गया है। ये 5 जजों की पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये जो है अपना आदेश दिया है। ठीक है, तो एक एडल्ट्री ही एक ऐसा क्राइम नहीं है जो कि विदेशों में जिसके लिए कोई सज़ा नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जिनके लिए विदेशों में कोई सज़ा नहीं है और चूँकि भारत में उनके लिए सज़ा का प्रावधान है, तो उनको सज़ा भारत के कानून के तहत ही मिलेगी, बिकॉज वो भारत का नागरिक है और उस पर आईपीसी लागू होती है, चाहे वो भारत के अंदर रहे चाहे भारत से बाहर रहे। ठीक है जी, इसके आगे जो है सेक्शन 4 आ जाता है। सेक्शन 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। आगे समझ लेते हैं इसको पूरा विस्तार से। भारत के नागरिक द्वारा विदेशी धरती पर किए गए अपराध। दूसरा, कोई भी सेफ पानी का जहाज़, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ जो भारत में रजिस्टर्ड है उस पर सवार हर व्यक्ति पर आईपीसी लागू होगी। कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी भारत का नागरिक, ठीक है, अगर भारत से बाहर
पानी के जहाज़ पर या हवाई जहाज़ में है, ठीक है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, अगर वो जो है कोई क्राइम करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी, चाहे वो विदेशी धरती पर ही क्यों ना हो। भारत में कंप्यूटर संस्थान उससे कोई छेड़छाड़ करता है या जालसाजी करता है, कोई भी कंप्यूटर संस्थान है भारत में, चाहे वो विदेशी कंपनी क्यों ना हो, कोई भी, क्योंकि आपको पता है विदेशी कंपनी है, बहुत सारी विदेशी कंपनी जो कि भारत में आकर के जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अगर उनसे भी कोई छेड़छाड़ करता है, जालसाजी करता है किसी भी कंप्यूटर संसाधन से, तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी, चाहे वो विदेशी कंपनी का क्यों न हो। उस पर धारा 4 सब क्लॉज 3 के तहत आईपीसी लागू होगी, जो कि आईटी एक्ट 2000 द्वारा आईटी एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया है। इसका एक एग्जांपल है, संघाई बैंक का सर्वर हैक कर लिया गया था जो कि मुंबई में है, ठीक है, उस पर भी आईपीसी लागू हुई थी। चलिए आगे आ जाता है सेक्शन 5। ये कहता है कुछ कानूनों पर इस संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईपीसी का कुछ कानून हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सेक्शन 5 में लिखा गया है। वो कानून कैसे हैं, जैसे आर्मी एक्ट हुआ, नेवी एक्ट हुआ, एयरफोर्स एक्ट हुआ, ठीक है, म्यूटिनिटी हुआ, मतलब विद्रोह कर देते हैं इस तरह के, जो कि आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह, जो सोल्जर्स वगैरह हैं आर्मी के, तो उन पर आईपीसी लागू नहीं होगा, क्योंकि इनके आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, इनके खुद के एक्ट हैं, खुद की जो है इनके कानून बना रखे हैं, जो कि आप देखोगे, इसको विस्तार में पढ़ोगे तब पूरी चीज़ें समझ में आएगा। इन्होंने खुद के एक्ट बना रखे हैं। जैसे आर्मी में कोई सोल्जर जो है उस तरह का विद्रोह वगैरह कर देता है, तो उसके लिए आप देखते होंगे कि उसको बहुत ही तंगड़ी सज़ा मिलती है, ठीक है, जैसे उसे कहते हैं ना कोर्ट मार्शल हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया, तो कोर्ट मार्शल यही होता है, उनके लिए अलग प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ हमारा चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें अब आप देखोगे कि सेक्शन 1 आया। सेक्शन 1 में क्या दिया है, सेक्शन में दिया गया है संहिता का नाम और उसका विस्तार के बारे में, ठीक है ना। इसका रिवीजन जो है आप अच्छे से बिल्कुल रोज़ डेली की डेली, जैसे आप वीडियो देखें डेली की डेली इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आज पढ़ा है वो कल आप भूल जाओगे, और जो कल पढ़ोगे वो परसों भूल जाओगे, नया पढ़ते चले जाओगे, पुराना भूलते चले जाओगे। तो इसके लिए सबसे जो बेहतर टेक्निक होती है किसी भी इस तरह का थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो होता है उस पर कमांड बनाने की, वो यही होती है कि आप अगर आज जो पढ़ रहे हो उसको आपको कल रिवाइज़ करना है, फिर परसों रिवाइज़ करना है, फिर भले ही आप एक दिन का गैप दे दो, फिर उसको अगले दिन उससे रिवाइज़ करना है, ठीक है ना। मतलब जो पहले पढ़ लिया है हमने उसको रिवीजन में रखना है और तब आगे का पढ़ना है। अगर आप पिछला रिवीजन नहीं करोगे और आगे पढ़ते चले जाओगे तो पीछे का भूलते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, जिससे कि होगा ये कि पीछे से सब खाली होता चला जा रहा है, ऊपर से आप भरते जा रहे हो उसको, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप पढ़ोगे और उसके नोट्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद में जैसे चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 में 1 to 5 सेक्शन दिए गए हैं, तो फिर उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया कि सेक्शन 1 में क्या दिया गया है, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का बारे में बताया गया है कि आईपीसी का जो है संहिता का क्या नाम है, आईपीसी है, और वो कहाँ कहाँ तक लागू है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 2 आ जाता है। तो ये क्या कहता है, भारत के अंदर किए गए अपराधों के दंड के बारे में बताता है। ये भारत के अंदर किए गए अपराधों के दंड के बारे में, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 3 आ जाता है। ये क्या कहता है, कोई भी भारतीय जो भारतीय कानून द्वारा, मतलब जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर जाकर के कोई क्राइम कर देता है, ठीक है ना, भारत का नागरिक भारत से बाहर जाकर क्राइम करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी, ये कहता है सेक्शन 3। सेक्शन 4 वही कहता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बताता है कि किसी पानी के जहाज़ पर, आप हवाई जहाज़ पर, ये है ना, इस तरह से कहीं भी हो तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी, बल्कि वो जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए बस भारत के अंदर, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन 5 कहता है कि कुछ कानून इस तरह के हैं जिनका जो है
जिन पर आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आर्मी एक्ट वगैरह ये सब है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है, 1 to 5 सेक्शन। और इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी अगर डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और अभी भी जैसे अभी देखा जाए तो लॉकडाउन धीमे धीमे ओपन हो रहा है, लेकिन अभी कोरोना को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां उजाड़ दी हैं। तो अभी भी प्रॉपर मास्क का यूज़ कीजिए और मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और मैं ये गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि अगर यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा इसी में से आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पूरा मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही ये जो है पूरा मटेरियल तैयार किया है मैंने, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ते चलिए। बाकी का आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।